Applications of infinity small quasi-static process अर्थात हम अनंत सूक्ष्म स्थैतिक कल प्रक्रम के अनुप्रयोग का अध्ययन कर रहे हैं। इन्फिनिटी स्मॉल क्वाजी स्टैटिक प्रोसेस की 3 एप्लीकेशंस हैं, 3 अनुप्रयोग हैं। पहली एप्लीकेशन, यदि डेल क्यू इज इक्वल टू 0 हो जाए, इफ डेल क्यू इज इक्वल टू 0, तो ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से अगर डेल क्यू का मान 0 रखेंगे तो डी ई बार इज इक्वल टू डेल डब्ल्यू प्राप्त होगा। हमने पिछले लेक्चर में समीकरण नंबर 8 जो प्राप्त की थी, डी एस इज इक्वल टू डेल क्यू अपॉन टी, अगर यहां डेल क्यू इज इक्वल टू 0 प्रतिस्थापित किया जाए तो डी एस इज इक्वल टू 0 प्राप्त होगा। अर्थात किसी अनंत सूक्ष्म प्रक्रम में माध्य ऊर्जा में वृद्धि उस पर किए गए कार्य के बराबर हो तो उसकी एंट्रोपी में परिवर्तन नहीं होता है। तो इस प्रकार पहले अनुप्रयोग में हमें यह निष्कर्ष प्राप्त होता है। अब हम इसकी दूसरी एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं, दूसरा अनुप्रयोग पढ़ रहे हैं। यदि निकाय का एक्सटर्नल पैरामीटर वॉल्यूम V है, अर्थात बाह्य प्राचल आयतन V है, तो निकाय पर किया गया कार्य डेल डब्ल्यू इक्वल्स टू माइनस पी बार dV। यह हमें समीकरण नंबर 9 प्राप्त हुई है। अब समीकरण 8 और 9 को यदि समीकरण नंबर 5 में प्रतिस्थापित कर दें तो हमें प्राप्त होगा टी डी एस इक्वल्स टू डेल क्यू इक्वल्स टू डी ई बार प्लस पी बार dV। इक्वेशन नंबर 10। यह ऊष्मागतिकी के प्रथम एवं द्वितीय नियम का संयुक्त समीकरण है। दैट इज, दिस इक्वेशन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अब हम तीसरे अनुप्रयोग की स्टडी कर रहे हैं। समीकरण 8 द्वारा किन्हीं 2 स्थूल निकायों के एंट्रोपी में अंतर को ज्ञात किया जा सकता है। यह जो अंतर है जिसे हम ज्ञात करेंगे, यह तीसरा अनुप्रयोग है। माना संतुलन स्थिति में एक निकाय की एंट्रोपी एस ए है। यह अनेक ऊष्मा भंडारों से ऊष्मा लेकर अंतिम संतुलन अवस्था बी प्राप्त करता है, जहां इसकी एंट्रोपी एस बी है। ऊष्मा भंडारों के ताप क्रमशः T1, T2, T3 एंड सो ऑन है। माना यह निकाय प्रथम ऊष्मा भंडार से अल्पांश ऊष्मा डेल क्यू
ग्रहण करता है और फिर संतुलन स्थिति में आ जाता है। अतः यह प्रक्रम स्थैतिक कल्प होगा। इसलिए इस प्रक्रम में निकाय की एंट्रोपी में परिवर्तन S1 माइनस SA इक्वल्स टू डेल Q1 अपॉन T1, यह हमें प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार से यदि दूसरे ऊष्मा भंडार से यह ऊष्मा डेल Q2 ग्रहण कर लेता है, अब इस स्थिति में डेल Q2 ऊष्मा ली जा रही है और साम्यावस्था में यह आ रहा है, तो इस स्थिति में एंट्रोपी में परिवर्तन S2 माइनस S1 इक्वल्स टू डेल Q2 अपॉन T2। तो इस प्रकार से निकाय सभी ऊष्मा भंडारों से अल्प मात्रा में ऊष्मा ग्रहण कर रहा है और एक क्रम के अनुसार ऊष्मा लेने के पश्चात साम्यावस्था में आ रहा है। अतः अवस्था परिवर्तनों में एंट्रोपी में परिवर्तन होंगे S3 माइनस S2 इक्वल्स टू डेल Q3 अपॉन T3। Similarly, S4 minus S3 equals to डेल Q4, अगर ग्रहण की गई ऊष्मा डेल Q4 है डिवाइडेड बाई T4। इस प्रकार साम्यावस्था A से B तक पहुंचने में निकाय की एंट्रोपी में कुल परिवर्तन स्पष्ट है। SB माइनस SA इक्वल्स टू SB माइनस SN प्लस SN माइनस SN माइनस 1 प्लस डॉट 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 डॉट। इस प्रकार से हम आगे चलते जाएंगे और जो अंतिम हमें टर्म्स प्राप्त होंगी वो होंगी S3 माइनस S2 प्लस S2 माइनस S1 प्लस S1 माइनस SA। तो इस प्रकार से साम्यावस्था A से B तक पहुंचने में निकाय की एंट्रोपी में कुल परिवर्तन इस समीकरण द्वारा रिप्रेजेंट किया जाएगा। स्पष्ट है, यह जो फर्स्ट टर्म है दैट विल बी इक्वल टू डेल Q1 अपॉन T1, सेकेंड टर्म डेल Q2 अपॉन T2, थर्ड टर्म del Q3 upon T3 and so on dot dot dot. That is sum of these physical quantities that will be represented by summation. लिमिट्स कहाँ से कहाँ होंगी? इनिशियल स्टेज A, फाइनल स्टेज B, del Q अपॉन T। अब इसको जनरल करने के लिए यदि ऊष्मा भंडारों की संख्या अनंत कर दें तो उस स्थिति में सभी प्रोसेस अनंत सूक्ष्म स्थैतिक कल प्रक्रम होंगे और यह परिमित योग समाकलन बन जाएगा। तो इस कंडीशन में जो सम्मेशन का निशान है वो इंटीग्रेशन के साइन में चेंज हो जाएगा। जनरलाइज करने पर summation will be converted into integration sign, that is SB minus SA equals to, अगर हम ले रहे हैं लिमिट del Q tends to 0 and then summation A to B del Q upon T।
अर्थात ऊपर की समीकरण में यदि हम ये प्रतिबंध लगा दें कि लिमिट डेल क्यू टेंड्स टू ज़ीरो है, तो अगले स्टेप में जो सम्मेशन का निशान है वो इंटीग्रेशन के साइन में रूपांतरित हो जाएगा, दैट इज एस बी माइनस एस ए इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ए टू बी डेल क्यू अपॉन टी, विच इज इक्वेशन नंबर 11। तो इस प्रकार इस समीकरण से स्पष्ट है कि एंट्रोपी परिवर्तन एस बी माइनस एस ए का मान स्थूल निकाय की केवल प्रारंभिक और अंतिम अवस्थाओं पर निर्भर करता है, न कि स्थैतिक कल प्रक्रमों के मध्यवर्ती अवस्थाओं पर।